गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में बेटा अपन केमिकल काइनेटिक्स के PYQs के बारे में बात करने वाले हैं। यानी बेसिकली जो अपनी आज वाली क्लास है इसमें अपना टारगेट क्या रहेगा कि आज अपन प्रीवियस ईयर में आए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना उनके बारे में बात करें। इसमें जेई एडवांस और जेई मेन दोनों के क्वेश्चंस को मैंने इन्वॉल्व किया है और उन क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रॉपर मेथड में अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास में आता है, इसने बोला कि एक रिएक्शन है 2x + y और रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है आपको कितना k। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है dp/dt, इसकी वैल्यू दे रखी है kx। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। यहां से अपने को ये बात पता चल गई। देखो 2 moles of x are mixed with 1 mole of y to make 1 liter solution at 50 seconds। ठीक है, यहां से अपन बात कर लेते हैं at 50 seconds 0.5 moles of y आर लेफ्ट इन रिएक्शन मिक्सचर। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होना चाहिए ये इन्होंने बोला है। तो आप पहले तो यहां पर समझो कि ये जो रिएक्शन है 2x + y और इससे फॉर्म हो रहा है क्या P। इसका कांस्टेंट क्या दिया हुआ है इन्होंने, K दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर t = 0 पर, या पहले अपन इनके बीच में रिएक्शन की रेट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार के लिए। रिएक्शन की जो रेट है r, उसको कैसे लिख सकते हैं, -1/2 dx/dt = -dy/dt = dp/dt। ऐसे लिखेंगे। ये इनकी रेट का रिलेशन हो गया। dp/dt जो है इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ रही है बेटा, kx के इक्विवेलेंट आ रही है। dp/dt की वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट आ रही है, kx के इक्विवेलेंट आ रही है। ठीक है, यानी -1/2 dx/dt = -dy/dt = हो गया क्या, kx इक्वल टू क्या निकल करके आ गया, kx निकल करके आ गया। ठीक है, यहां पर आप चेक करो t = 0 पर, t = 0 पर मोल्स किसके, इसके 2, इसका कितना 1, स्टार्टिंग में p है नहीं। और ये क्या बोल रहा है आपको कि यहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन है, यानी जो मोल्स है वही क्या हो गई, कंसंट्रेशन हो गई है। 50 सेकेंड्स पर y के 0.5 मोल बचते हैं। तो t = 50 सेकेंड्स पर अगर इसके 0.5 मोल बचे तो इसके 0.5 मोल इसके कितने मोल के साथ में रिएक्शन करेंगे, 1 मोल के साथ में रिएक्शन करेंगे। इसके 1 मोल के साथ में रिएक्शन करेंगे और इसके कितने बनाएंगे, 0.5 मोल्स बना देंगे। तो क्लियरली यहां से अपने को एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि t = 50 सेकेंड पर x की कंसंट्रेशन भी हाफ हो गई और y की कंसंट्रेशन भी हाफ हो गई। ये जो अपना रेट लॉ लिखा हुआ है वो रेट लॉ क्या बता रहा है कि रिएक्शन की रेट x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है बेटा। यानी y से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे, केवल और केवल x से। रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो क्या आ रहा है, kx के इक्विवेलेंट आ रहा है। ठीक है, यानी रिएक्शन की रेट x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, y पर डिपेंडेंसी चेक नहीं करनी है। x था वो 50 सेकेंड पर कितना हो गया, हाफ हो गया। अगर x 50 सेकेंड्स पर हाफ हो गया, इसका क्या मतलब निकल करके आ रहा है, इसका मतलब निकल करके आ रहा है कि आपके पास में 50 सेकेंड्स हाफ लाइफ है। 50 सेकेंड्स क्या है, हाफ लाइफ। 50 सेकेंड्स किसका हाफ लाइफ है बेटा, x का हाफ लाइफ है। क्लियर है, 50 सेकेंड हाफ लाइफ है किसका, x का। ये लिखा हुआ देखो, एक ऑप्शन तो आ गया, हाफ लाइफ ऑफ x इज 50 सेकेंड। एक चीज तो मुझे पता चल गई है। ठीक है, अगली बात की बात करते हैं। देखो ये बोल रहा है 50 सेकंड पर -dx/dt की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। 50 सेकंड पर -dx/dt की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखो अपन यहां से अपन ने लिखा हुआ है -1/2 dx/dt लिखा हुआ है अपन ने। ठीक है, इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, ये kx के इक्विवेलेंट आ रहा है। चेक कर लो, -1/dx/dt किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, kx के इक्विवेलेंट आ रहा है। यहां पर अपने को पता है कि x का हाफ लाइफ कितना है, 50 सेकेंड से। हाफ लाइफ ऑफ x
इज 50 सेकेंड्स। हाफ लाइफ ऑफ एक्स कितना है? 50 सेकेंड्स है। रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ एक्स, वो कितना आएगा बेटा? ट्वाइस माइनस dx बाय dt 2kx। ठीक है, ये कितना है? 2k। और रेट कांस्टेंट को इक्वल कर देंगे किसके? 0.693 अपॉन टी हाफ के इक्वल कर देंगे अपन। ठीक, तो यहां से टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0.693, सॉरी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से के की वैल्यू 0.693 अपॉन 2 टी हाफ। टी हाफ कितना है? 50 सेकेंड से, यानी ये वैल्यू हो गई 0.693 बाय 100, या आप इसको क्या बोल सकते हो? 6.93 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। के की वैल्यू आ गई है, चेक कर लो। यहां पर आप, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है के की वैल्यू है 13.86 इंटू 10 की पावर -4, जबकि अपनी कितनी आई है? 6.93 इंटू 10 की पावर -3, यानी फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। और अब इसकी बात करेंगे, माइनस dx बाई dt कितना, ये पता लगाना है। तो माइनस dx बाई dt के लिए देखो क्या करेंगे? 2k, यानी 2 और k की वैल्यू कितनी? 6.93 इंटू 10 की पावर -3, और x की वैल्यू कितनी थी बेटा? x की कंसंट्रेशन है 1, तो यहां से वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? ये हो गया 12 यानी 13.86 इंटू 10 की पावर -3, 13.86 इंटू 10 की पावर -3, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब बोल रहे 100 सेकेंड पर माइनस dy बाई dt कितना होगा? 100 सेकेंड पर माइनस dy बाई dt, 100 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 2t हाफ। 100 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 2t हाफ। अपने को क्या पता है कि ये जो -1/2 dx बाय dt था, ये बराबर था किसके? माइनस dy बाई dt के। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है ये किसके इक्विवेलेंट आएगी? kx के इक्विवेलेंट आएगी। k की वैल्यू कितनी है? 6.93 इंटू 10 की पावर -3 है, और x की वैल्यू, x कितना होगा? 2 हाफ लाइफ के बाद में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी इसकी? इनिशियल कंसंट्रेशन थी 1, सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 2, एक हाफ लाइफ के बाद में कितनी हो गई? 1। एक और हाफ लाइफ चला जाएगा अगर, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0.5 हो जाएगी। करेक्ट है, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है बेटा। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं? ये जो वैल्यू है निकल करके आएगी, ये कितनी निकल करके आ जाएगी? k की जगह पर तो ये रख दिया, और x की जगह पर 0.5, यानी इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 6.93 का हाफ इंटू 10 की पावर -3। ये समझ गए ना अपन ने x को 0.5 क्यों रखा? क्योंकि x की वैल्यू, x की कंसंट्रेशन कब निकालनी है? 2 हाफ लाइफ के बाद में निकालनी है। एक हाफ लाइफ के बाद में वो 2 से 1 हुआ था, दूसरे हाफ लाइफ के बाद में वो कितना हो जाएगा? उसका भी हाफ हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा। तो ये आपके पास में फोर्थ ऑप्शन देखो मैच कर रहा है क्या? कर रहा है बेटा, 6.93 का हाफ। यानी यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो गए? 2, 3 और 4, ये करेक्ट ऑप्शन हो गए। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। आपको ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल ढंग से तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। जहां पर भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का कोफिशिएंट आ जाता है ना बेटा, रिएक्शन के अंदर अगर कोफिशिएंट आ गया तो फिर वो ट्वाइस ऑफ के वाला चक्कर पड़ जाता है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी किया था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर, एग्जैक्टली उसी चीज पर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 92 यूरेनियम 238, इसमें से x1 निकला तो क्या बन गया? 90 थोरियम 234। एटॉमिक नंबर कितने से डिक्रीज हो रहा है बेटा? एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है 2 से। मास नंबर डिक्रीज हो रहा है कितने से?
4 से, इसका मतलब ये कौन सा पार्टिकल हो गया, अल्फा। लिख लेते हैं अपन यहां पर, x1 क्या है, अल्फा। x1 क्या हो गया, अल्फा हो गया, x1 तो अल्फा हो गया। अब बात करो यहां पर x2 के बारे में। x2 के बारे में क्या बोलेंगे अपन, यहां देखो मास नंबर सेम रहा लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ गया। एटॉमिक नंबर कब बढ़ता है, बीटा से बढ़ता है, यानी x2 जो है वो क्या है, बीटा है। तो अपन ने क्या बोला बेटा, यहां पर x1 तो हो गया अल्फा, x2 हो गया बीटा, ये भी पता चल गया। अब आगे चेक करो आप, ये बोल रहा है कोई x3 पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं है भैया ये x3 पार्टिकल कौन सा होना चाहिए। उससे क्या आया, कोई कंपाउंड आ गया, Z आ गया, ठीक है। मास नंबर क्या रहा बेटा, सेम रहा। मास नंबर सेम रहा तो ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो अपने पास में x3 है वो अल्फा पार्टिकल तो नहीं हो सकता, वो अल्फा पार्टिकल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो अल्फा पार्टिकल होता तो फिर उसका जो मास नंबर है वो 4 से डिक्रीज हो जाता। यहां से इधर आओ, इधर से इधर आए तो मास नंबर कितने से डिक्रीज हो गया बेटा, 4 से मास नंबर डिक्रीज हो गया। अगर इसका मास नंबर 4 से डिक्रीज हो गया तो प्रोबेबिलिटी हो गई कि x4 में बी अल्फा। मैं मे बी क्यों बोल रहा हूं, अभी मे बी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को एटॉमिक नंबर के अंदर चेंज कितना आया वो पता नहीं है। हो सकता है इधर एटॉमिक नंबर 92 हो गया हो और 92 से फिर ये क्या बन गया हो, 90 बन गया हो सकता है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखो ये बोल रहा है 4 पार्टिकल एमिट हो गए इनके आइसोटोप्स के अंदर, कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। ये बोल रहा है Z इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, Z इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। आप देखो बेटा, क्योंकि अपन ने बोला मे बी अल्फा, इसका मतलब ये मे बी क्या हो सकता है, 92। ये मे बी क्या हो सकता है, 92 हो सकता है। अगर ये मे बी 92 हो सकता है तो x3 के लिए क्या बोलेंगे, x3 मे बी क्या हो जाएगा, बीटा, क्योंकि एटॉमिक नंबर फिर से किससे इंक्रीज हो गया, 1 से। अब अगर ये 92 है तो 92 किसका नंबर होता है, यूरेनियम का। तो ये बोल रहा है ये एक यूरेनियम का आइसोटोप है, करेक्ट बात है। x2 क्या हो गया, बीटा, ये भी करेक्ट बात है बेटा। अब बात करेंगे किसके बारे में, x1 के बारे में। x1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। क्या अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्या, x1 कौन सा था, अल्फा। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो कहां जाएगा, नेगेटिव प्लेट पे जाएगा। इसका मतलब ये भी करेक्ट हो गया। और ये बोल रहा है x3 गामा रे है। अगर x3 गामा रे होती तो फिर गामा रे से बेटा एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों पर ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर फर्स्ट ऑप्शन सही है तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो अपने को यहां पर बेस्ट केस सिनेरियो की बात करनी थी। बेस्ट केस सिनेरियो में अपन ने क्या देख लिया कि 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, कौन कौन से, ए, बी और सी, 3 करेक्ट हो गए। तो एक क्वेश्चन ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर बेस्ड है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज आपको इसको चेक करना पड़ेगा। तो अपन इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, यहां पर इसने बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए से 2b+c, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पर हो रही है। तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल्स के। ये भी पता चल गया अपने को। आगे क्या बोल रहा है, द टोटल प्रेशर एट बिगिनिंग कितना है, P0 है, ठीक है, और टाइम टी पर कितना है, P1 है। स्टार्टिंग में P0 है और टाइम टी पर कितना है, P1 है। ये भी पता चल गया अपने को, ठीक है। इनिशियली ये क्या बोल रहा है, ओनली A इज प्रेजेंट और कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, A0। और T1/3 क्या है, T1/3 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू रीच 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी T1/3 में वो 1/3 बच गया, वो 1/3 बच गया। इसका मतलब कंज्यूम कितना हुआ, 2/3 कंज्यूम हो गया। कब की बात हो रही है, ये टाइम T की बात हो रही है, T1/3 पर। अब ये बोलना चाह रहा है अपने से कि बताओ आप इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है और सारी गैसेस का बिहेवियर आपको कैसा मानना है बेटा, आइडियल मान करके चलना है। एक तो देखो ग्राफ कौन कौन से दिए हुए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये तो करेक्ट हो गई होगा। रेट कांस्टेंट है, वो क्या आएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट निकल करके आएगी। दूसरी बात ln P0 - P1 का
ln 3 पी नॉट माइनस पी वन का और t 1/3 का ग्राफ अपने को चेक करना है यहां पर, भाई कैसा होना चाहिए। तो इनके लिए अपने को क्या करना बेटा, फॉर्मूला निकालना पड़ेगा बेटा। क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। देखो ये तो इनकरेक्ट होने वाला है t 1/3, t 1/3 तो क्या होने वाला है, इनकरेक्ट होने वाला है। और t 1/3 इनकरेक्ट क्यों होने वाला है, क्योंकि t 1/3 के बारे में जानते हैं अपन, जो फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शंस होती है उनमें जितने भी टाइम पीरियड होते हैं ना बेटा, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं। जितने भी टाइम पीरियड्स होते हैं वो सारे के सारे कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब t 1/3 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता। अब चेक मुझे क्या करना है कि यहां 3p0 माइनस p1 आना चाहिए था या फिर p0 माइनस p1 आना चाहिए था। तो देखो ये चेक करते हैं, रिएक्शन आपके पास में क्या है, A गैस से क्या बन गया, 2B गैस प्लस C गैस बन गया। T इक्वल टू 0 पर प्रेशर कितना था, P0, ये दोनों होंगे नहीं। T इक्वल टू T पर P0 में से X गया, ये 2X हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, X हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, X हो गया। क्वेश्चन के अंदर देख लो, P0 का रिलेशन किससे निकालना है अपने को, P1 से निकालना है। P0 का किससे निकालना है, P1 से निकालना है। अगर मैं यहां पर चेक करूं, स्टार्टिंग में प्रेशर कितना था, P0, और P1 की वैल्यू कितनी होगी, P1 की वैल्यू हो गई P0 प्लस 2X। P1 की वैल्यू हो गई P0 प्लस 2X। इनिशियल को क्या मान सकते हैं अपन, A, और यहां कितना हो गया, P0 प्लस 2X, यानी P1 की वैल्यू कितनी हो गई, A प्लस 2X। इसको उठा के रख देते बेटा यहां पर, इसको उठा के रख दिया यहां पर। तो क्या लिखें अपन, सबट्रैक्ट कर ले सीधे, या तो या आपकी इच्छा पर आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो उसको। ठीक है, वैल्यू यहां पर रखी तो P1, या एक काम करते हैं पहले X निकाल लेते हैं अपन। तो P0 इक्वल हो गया किसके, A के, और P1 इक्वल हो गया किसके, P0 प्लस 2X के। तो वैल्यू ऑफ X कितना आ गई, P1 माइनस P0 बाई 2 निकल करके आ गई, X आ गया। तो A माइनस X क्या होगा, A माइनस X क्या होगा, A की वैल्यू P0 है, माइनस X यानी P1 माइनस P0 बाय 2, ये हो गया 2P0, यानी 3P0 माइनस P1 डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया। A माइनस X आ गया और A आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। क्या फॉर्मूला होता है, K इक्वल टू 2.303 बाय T लॉग A की जगह पर क्या आएगा, P0, A माइनस X की जगह पर क्या आएगा, 3P0 माइनस P1 डिवाइडेड बाय 2, 2 चला जाएगा ऊपर, इसको भी ln में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो KT इक्वल टू ln 2P0 अपॉन 3P0 माइनस P1, ऐसे लिख दिया इसको अपन ने। यहां से चेक करें KT को, इसको अलग अलग कर दो, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, ln 2P0 माइनस ln 3P0 माइनस P1 इक्वल टू KT। जो ग्राफ आपको बना करके दिया हुआ है ln 3P0 माइनस P1 का टाइम के साथ में, यानी y का x के साथ में, क्या इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, क्या स्ट्रेट लाइन आएगा, क्या चेक कर लो इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से चेक करोगे तो क्या पता चल रहा है अपने को, ये कहां पर आ रहा था, x एक्सिस पर, ये कहां पर आ रहा था, y एक्सिस पर। साइन चेंज कर दोगे तो y इक्वल टू माइनस mx प्लस c आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, और स्लोप कैसा, नेगेटिव। यानी ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया बेटा। कौन सा वाला, ये वाला 3P0 वाला, ये नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि अपने इक्वेशन के अंदर 3P0 माइनस P1 आ रहा है, P0 माइनस P1 नहीं आ रहा था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ लो। ये बोलना है आपको, इसके लिए स्टेरिक फैक्टर P 4.5 है। P के बारे में पढ़ा था अपन ने, P होता है K एक्सपेरिमेंटल अपॉन K थ्योरेटिकल।
मतलब ये जो रिएक्शन है ना, ये जरूरत से ज्यादा तेज हो रही है, बिना बात ही हो रही है, एक्सेप्शनल रिएक्शन है। इसमें जितने कोलिजन हो रहे हैं उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनने वाले हैं। अगर ये वैल्यू 4.5 आ रही है तो इसका क्या मतलब निकला कि के एक्सपेरिमेंटल ज्यादा हो चुका है किससे, के थ्योरेटिकल से। के एक्सपेरिमेंटल ज्यादा हो गया किससे, के थ्योरेटिकल से। ठीक है, ऑप्शन चेक करो, देखो अब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर। एक्टिवेशन एनर्जी पर इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा? एक्टिवेशन एनर्जी पर स्टेरिक फैक्टर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन प्रिडिक्टेड। ये तो करेक्ट हो गया भाई, ये भी करेक्ट हो गया। सिंस P इक्वल टू 4.5 रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अनलेस इफेक्टिव कैटलिस्ट इज यूज्ड। ये गलत हो गया, ये रिएक्शन तो बेकरार है होने के लिए, क्योंकि P बहुत ज्यादा है, इसका P इतना ज्यादा है कि रिएक्शन चाहती है रिएक्शन तुरंत हो जाए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रिडिक्टेड बाय आरएनएस इक्वेशन इज हायर देन द डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो ऊपर वाला करेक्ट हो गया, यानी ये वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसको आप K की जगह पर A का रेशो भी बोल सकते थे। आप इसको यूं भी बोल सकते हो, A एक्सपेरिमेंटल ज्यादा हो गया किससे, A थ्योरेटिकल से। ये भी यहां पर बोला जा सकता था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अब। इसमें बोला गया N/P का एक कर्व है और N/P के कर्व में Z ग्रेटर देन 20 निकल करके आ रहा है। ये बोला Z ग्रेटर देन 20 क्यों होगा, क्या रीजन है कि Z ग्रेटर देन 20 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला इसने कि अगर N/P लेस देन 1 है, भाई Z तो 20 हो गया, चलो 20 के आगे चले गए कर्व के अंदर। और कर्व यहां पर आपकी जानकारी के लिए बना देता हूं मैं। कर्व कुछ ऐसा आता था और इसमें एक स्टेबिलिटी जोन बनाया था बेटा अपन ने यहां पर। ठीक है, ये बोल रहा है अगर किसी के लिए N/P लेस देन 1 है, N/P लेस देन 1 मतलब नीचे आ गए अपन यहां पर, तो N/P को बढ़ाने के लिए क्या क्या मेथड होते थे अपन ने पढ़ा हुआ है बेटा। एक तो K शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर और एक पॉजिट्रॉन एमिशन, ये बीटा प्लस होगा बेटा, पॉजिट्रॉन एमिशन। दो मेथड होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, N/P का रेशो बढ़ जाता है। कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, बीटा से हो जाता है कम, अल्फा से भी कम हो जाता है, लेकिन अल्फा की कंडीशन होती है कि Z 83 से ज्यादा हो, तभी अल्फा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आरएनएस इक्वेशन क्या होता है, हायर एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज ए फास्टर रिएक्शन। गलत है, अपन ने नोट लिखा है अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है मतलब रिएक्टेंट्स को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और अगर रिएक्टेंट्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है इसका मतलब क्या हो गया, वो रिएक्शन स्लो होगी। सेकंड ऑप्शन, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन हुज एनर्जी एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही तो रीजन होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, ये इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। अगला, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द, क्या अपन ने कहीं पढ़ा है क्या ऐसा कि अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट कर दोगे तो जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, पढ़ा है। इसका मतलब ये वाला भी करेक्ट हो गया। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज ए मेजर ऑफ द रेट एट विच कोलिजन अकर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है ना इसको, AZ11, यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी आ गई बेटा। ये बोल रहा है एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है आपको। तो क्या पता चल रहा है अपने को ये देख करके कि इधर कितना आ रहा है, 4 और 9 आ रहा है, ठीक है। इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर 4 और 8 आ रहा है, 4 और 9, 4 और 8। यानी एक चीज क्लियर हो गई बेटा कि यहां पर अगर दोनों का 1 है, इधर एटॉमिक नंबर इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, और मास नंबर के अंदर क्या होगा, इसका जो मास नंबर है और इसका जो मास नंबर है उन दोनों के अंदर डिफरेंस होना चाहिए किसका, 1 का। यानी आप खुद सोचो, अगर आप यहां पर ऑप्शंस के हिसाब से सोच करके देखोगे ना आपको तो ही पता चल सकेगा। भाई आपने क्या किया, 4 बेरिलियम 9, फर्स्ट ऑप्शन चेक किया बेटा, गामा, गामा का मतलब हो गया 0 0। अब खुद दिमाग लगा लेना, गामा लिखने के बाद में क्या दिमाग लगाएंगे, इधर 4 है तो इधर 0 आना चाहिए, और इधर बेटा 9 है सम तो इधर 1 आना चाहिए, और ये कौन होता है, न्यूट्रॉन, तो 0 and 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया।
अब सेकंड वाले ऑप्शन की बात करूंगा, पी का मतलब है प्रोटॉन और डी का मतलब हो गया ड्यूट्रॉन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को चेक करें, 4 बेरिलियम 9 प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है 1p1, इससे क्या बनना चाहिए 4 बेरिलियम 8। अब अगला वाला प्रोडक्ट आप खुद बनाओ बिना इसको देखे, एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए 1 और ऊपर कितना आना चाहिए 2। कैसे पता चल रहा है अपने को ये, क्योंकि सम एक न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक मास और मास नंबर ये हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो यहां पर 2, ये तो डी होता है भाई 1h2, 1h2 का मतलब होता है डी, तो ये वाला भी करेक्ट हो गया। अब गामा के साथ में न्यूट्रॉन आता था तो ये वाला इनकरेक्ट है, और ड्यूट्रॉन के साथ में प्रोटॉन आता था, यहां ड्यूट्रॉन के साथ में न्यूट्रॉन दे दिया तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन्होंने आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, ये बोल रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट देखो आप आपके हिसाब से करेक्ट होने चाहिए। यहां पर क्या बोला, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। करेक्ट है बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या इक्वेशन होती है यहां पर, Ca इक्वल टू Ca0 e की पावर माइनस KT। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट हो गया। सेकंड, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन K। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो K बढ़ेगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो K बढ़ेगा, और K बढ़ेगा तो हाफ लाइफ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट हो गया। अगला, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ये नहीं करता, हाफ लाइफ के अंदर ए नहीं आता है, ये भी गलत हो गया। द रिएक्शन प्रोसीड्स टू 99.6% कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइफ ड्यूरेशन। 8 हाफ लाइफ के अंदर क्या होगा, क्या बोल रहा है, 8 हाफ लाइफ ड्यूरेशन के अंदर कितना कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन इसको कैसे चेक करेंगे बेटा, 8 हाफ लाइफ के अंदर, कितने की बात हो रही है, 8 हाफ लाइफ के अंदर। तो मैं बोलूंगा परसेंटेज रिमेनिंग इक्वल्स टू 1/2 की पावर 8 इंटू 100, ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 8 इंटू 100। अगर इनिशियली मेरे पास में 100 था तो परसेंटेज रिमेनिंग में यहां से पता लगाना चाहता हूं 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 का मतलब कितना हो गया, देखो 2 की पावर 5 में 32 हो जाता है क्या, तो 32 हो गया, फिर 64 हो गया, फिर 128 हो गया, फिर 256 आ गया, इतना आ गया। ये परसेंटेज रिमेनिंग है, तो परसेंटेज कंप्लीशन कितना होगा बेटा, 100 माइनस 100 बाय 256। ये चेक कर लो, अगर ये सॉल्व करने पर 99.6 आ गया तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो ये बोल रहा है आपको कि आपके पास में एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन बता रहा है ये, क्योंकि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों वर्ड काम में आ रहे। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड्स दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय 2 RT, यानी EAB माइनस EAF ये इक्वल है किसके, 2 RT के। ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन AF अपॉन AB 4 टाइम्स ज्यादा है, ये 4 टाइम्स निकल करके आ गया, चलो ये बात भी हो गई। अब ये बोल रहा है अपने को डेल्टा G0 कितना होना चाहिए 300 केल्विन पर। बेटा डेल्टा G0 जो होता है ना, ये बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का पार्ट है जिसको काइनेटिक्स के साथ में मिक्स करके दे दिया गया। डेल्टा G0 का फॉर्मूला होता है माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम, यानी अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए K इक्विलिब्रियम चाहिए, अपने को क्या चाहिए, K इक्विलिब्रियम चाहिए। K इक्विलिब्रियम जो होता है उसका मतलब क्या होता है, KF अपॉन KB, इसका मतलब होता है KF अपॉन KB, यानी AF e टू द पावर माइनस EAF अपॉन RT डिवाइडेड बाय AB e टू द पावर माइनस EAB बाय RT। AF अपॉन AB कितना है 4, इधर E की पावर में बेटा ऊपर चले जाओ तुम, अगर तुम ऊपर चले गए तो ये क्या बन गया, EAB माइनस EAF बन गया।
क्या बन गया ये EAB माइनस EAF बन गया। और वो वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है अपने पास में 2RT निकल करके आ रही है। वो वैल्यू कितनी आ गई 2RT। खुद देख लो क्या होगा, EAB ऊपर चला जाएगा, EAB ऊपर जाएगा तो EAB माइनस EAF और RT दोनों के अंदर सेम रहेगा। तो E की पावर में EAB माइनस EAF अपॉन RT, ये कितना था 2RT, ये कितना है 2RT, 2RT अपॉन RT यानी क्या बचा RT। तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या बच गई 4E स्क्वायर, यहां क्या लिखे माइनस RT ln 4E स्क्वायर, अलग अलग कर दो, क्या बन गया माइनस RT ln 4 प्लस 2 ln E। ln 4 वगैरह की देखो सबकी वैल्यू दे रखी है, ln 2 पता है आपको 0.7, ln 4 का मतलब 2 ln 2 हो गया, वैल्यू पुट कर दोगे। R पता है आपको कितना, RT एक साथ ही दे दिया इन्होंने तो 2500, RT एक साथ उठा के वहां पर पुट कर दो, आंसर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, H2SO4 और MnO4 माइनस की बात कर रही है, ठीक है। एसिडिक मीडियम के अंदर बेटा अपन जानते हैं MnO4 माइनस होता है, वो कन्वर्ट होता है किस में Mn+2 में। अब इसको रिडॉक्स से बैलेंस करो, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए वाटर लग गया, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए 8H+ लग गया, और साथ में क्या लग गए 5 इलेक्ट्रॉन लग गए। इसने किस किस का रेशो पूछा है आपसे, H+ का और MnO4 माइनस का। तो माइनस DH+/dt के साथ तो आएगा 1/8 और माइनस 1/1 DMnO4 माइनस dt, यानी DH+/dt अपॉन DMnO4 माइनस dt। वैल्यू निकल करके आ गई कितनी 8। लेकिन ये क्वेश्चन कब हो सकता है, जब आपको ये पता हो कि आपके पास में जो इक्वेशन है एसिडिक मीडियम के अंदर MnO4 माइनस कन्वर्ट हो जाता है किसमें Mn+2 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखो अपन एक क्लोज्ड वेसल दे रखा है आपको, उसमें 1 मोल तो क्या है यूरेनियम और 1 मोल क्या है एयर है, ठीक है। यूरेनियम बेटा सॉलिड होता है, यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 ये 1 मोल है, और ये है सॉलिड। और 1 मोल कौन है, एयर है। ये कब की बात हो रही है, इनिशियल कंडीशन के अंदर। अब ये बोल रहा है इसका कन्वर्जन हो गया 82 पीबी, ये पीबी होगा बेटा, 82 पीबी 206 में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो लिखते हैं अपन 92 यूरेनियम 238 82 पीबी 206। यहां से यहां देखो कितने का डिफरेंस आया, 32 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया 32 का, 32 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब कितने अल्फा निकले, 8 अल्फा निकल गए, क्योंकि 1 अल्फा से क्या होता है 4 का डिफरेंस आता है मास नंबर के अंदर। तो मुझे यह पता चल गया कि यहां पर 8 अल्फा निकलने वाले। ये किस फॉर्म में होगा, गैसेस फॉर्म में, और 1 मोल एयर अभी भी रहेगी। पीबी जो बनता है वो भी क्या होता है, सॉलिड होता है। ये कब हुआ, फाइनली। तो अगर आप चेक करो इनिशियली आपके पास में टोटल गैसियस मोल कितने थे, एन टोटल, 1 किसका, एयर का, और फाइनली आपके पास में टोटल गैसियस मोल कितने आ गए, 9 आ गए। इसने पूछा क्या है, रेशो किसका, प्रेशर का। कंटेनर कैसा है, रिजिड, रिजिड का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल्स के। आपसे क्या पूछा है, पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल, तो ये हो जाएगा एन फाइनल अपॉन एन इनिशियल। एन फाइनल कितना है 9, एन इनिशियल कितना है 1, यानी ये रेशो कितना बन गया, 9 बन गया। ये रेशो कितना आ गया, 9 निकल करके आ गया, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ में अपना केमिकल काइनेटिक्स समाप्त होता है।
और केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने PYQs को सॉल्व किया। वैसे तो देखो बहुत ही सारे PYQs है, फिर भी जो इंपॉर्टेंट थे और अच्छे थे उन क्वेश्चंस को अपन ने क्लास में लिया है। अब नेक्स्ट टर्न पर अगले लेक्चर के अंदर अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोगों से उम्मीद है मेरे को कि आप लोग इसका रिवीजन करके और जितने भी क्वेश्चन बच जाते हैं या जो DPPs आपको मिल रही है वो आप लोग सॉल्व कर लोगे। धन्यवाद।